उनको यही कहूँगा कि आप बहुत जो ख्वाब लेके आते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि एज अ रियलिटी वो हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने ऐसा नहीं कि एक बार एग्ज़ाम निकाल लिए तो अब लाइफ में कोई मेहनत नहीं बची। जो पीएससी बोलते हैं ना, एक 3 स्टेज प्रोसेस है। तो पीएससी निकालना फिर भी ईजी है एज़ कम्पेयर टू जॉब करना, क्योंकि बीइंग इन रियलिटी आज जो जॉब हम कर रहे हैं वो इतनी ईजी नहीं रही है जो हम सोचते हैं। क्योंकि वहीं आप जो भी बुक पढ़ते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली एमपी के लिए परीक्षा धाम प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो परीक्षा धाम में मुझे ऐसा लगता है कि यार वहाँ पे आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। जैसे कई सारों का ये होता है प्री में, हमेशा होता ही है, कहीं ना कहीं कोई 1 नंबर से रुक रहा है, कहीं 2-4 नंबर से रुक रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं वो लोग? मतलब एक बहुत अच्छा ध्येय वाक्य पीएससी मुझे याद आ रहा है कि कभी भी ना एकदम जब समुंदर में उतरो तो आप डुबकी लगाने के लिए उतरो, बहुत गहराई में मत जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, सब समय वापस आ जाता है, सब चीज़ें मिल जाएंगी, सब टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए दोस्त सब जुड़ जाएंगे, कुछ बन जाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे, नहीं तो आपको ही लोगों के पास जाना पड़ेगा। आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं 2020 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है अभी तक उनके इंटरव्यू लिए थे, और अभी 2019 के जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो भी ले रहा था, और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आज हम एक ऐसा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ में संस्कार बामरिया सर हैं, जिनका सिलेक्शन 2018 में जनपद सीओ के पद पर चयन हुआ है, और 2020 में जिला जेल अधीक्षक के पद पर चयन हुआ है। तो सर से जानेंगे कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे सिलेक्शन लिया, यहाँ तक कि एक सिलेक्शन नहीं 2 सिलेक्शन लिए। लेकिन उसके पहले आज जो मैं कुछ बताने वाला हूँ सर के बारे में, और सर से जानेंगे कैसा क्या जॉब में कैसी जॉब रहती है, इसके साथ में कैसा अनुभव रहता है, सारी चीज़ हम इस इंटरव्यू में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सर से जानेंगे। पहले तो सबसे पहले थैंक यू, सर को हमने इनवाइट किया और सर ने उनके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमें समय दिया। तो सर से जानेंगे उनके परिचय के बारे में। हेलो एवरीवन, हेलो अर्जुन। सबसे पहले तो थैंक यू, तुमने मुझे इस मंच में इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि मेरा नाम संस्कार बावरिया है, और पूर्व में भी 2018 में मेरा चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के रूप में हुआ था, और वर्तमान में मेरा सिलेक्शन 2020 में जिला जेल अधीक्षक के रूप में हुआ है। तो काफ़ी ये लंबा समय हो गया है, जॉब में भी 4.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं मेरे, और अब ये कंटिन्यू निरंतर एक प्रक्रिया चली रही है। तो काफ़ी हर्डल्स आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, क्योंकि जॉब के साथ प्रिपेयर करना इतना टफ़ होता है, बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि आपको जॉब भी कहीं ना कहीं एक मैनेज करना है, और उतनी ही इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ करना है, क्योंकि जॉब कहीं ना कहीं आपकी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जॉब के भी बहुत सारे अपने नॉर्म्स होते हैं जिनको हमको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद जो जितना टाइम बचता है, मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि मैं अपना पूरा पार्ट उसमें पीएससी को दूँ। तो यही एक जर्नी अभी कंटिन्यू चल रही है। मैं ऐसा कहूँगा ये अंत नहीं है, ये शुरुआत ही है। कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते रहना है। जैसे आपने सर बोला जर्नी का, तो आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? देखिए, मेरी जर्नी बहुत ही रैंडम थी। पीएससी में आने का कोई मेरा ऐसा बहुत इच्छा थी नहीं स्टार्टिंग में, सही बताऊँ तो। कहीं ना कहीं मेरे फादर की बहुत इच्छा थी, और चूँकि उनका एक बहुत था कि हमेशा मैं इस फील्ड में आऊँ, तो इंजीनियरिंग मेरी सिविल इंजीनियरिंग रही एलन सिटी कॉलेज भोपाल से। उसके बाद आई वॉज इन एमबीए, मुझे एमबीए करना था, तो मैंने क्लासेस की, एमबीए की, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में एमबीए के लिए आईएम के लिए सिलेक्शन था, और साथ ही साथ सिम्बायोसिस के लिए भी था। तो मैंने तो उसका फ़ीस वीस सब सबमिट कर चुका था, और मैं बस कॉलेज ज्वाइन करने वाला था। फिर फादर और हमारा इस बारे में एक बात हुआ, ही वाज लाइक कि एक बार आपको ट्राई करना चाहिए पीएससी को लेके, और ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि हाँ इच्छा तो थी कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क की, बट मैं चाह रहा था एक बार मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो जाए प्रॉपर्ली, देन आई विल गो टू पीएससी फील्ड। बट फिर ठीक है, मैंने लेट्स स्टार्ट फॉर पीएससी, और मैंने फिर पीएससी की प्रिपरेशन किया, और एक क्लासेस को ज्वाइन करके कोचिंग को इंदौर में मैंने स्टार्ट किया। देन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था 2018 में। तो बाय हार्ड वर्क का है, लक का है, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबकी दुआएं थी, तो आई वॉज एबल टू क्रैक पीएससी इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट, और मेरा सीओ जनपद के रूप में सिलेक्शन हुआ था। देन फिर जॉब ज्वाइन किए, एंड कंटिन्यूस ये प्रोसेस चल रहा था। फिर 20 के लिए तैयारी किए। 20 में भी फिर चूँकि इंदौर में मैं अभी पोस्टेड हूँ एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर इन रूरल डेवलपमेंट सेंटर, तो यहाँ पे फिर मुझे टाइम मिला, तो मैंने 20 का फिर से की ट्राई किया, एंड देन आई वाज सिलेक्टेड एज जेल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। तो सर जैसे आपने 2018 में आपका सिलेक्शन हो चुका था,
फिर आपने 2020 में वापस से दिया, तो इसका क्या है मतलब क्यों और आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं आप? बिल्कुल, बढ़ना तो निरंतर एक प्रक्रिया है और हमें लगता है कि कभी आपको रुकना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली आपको ट्राई फॉर बेस्ट करना चाहिए। तो इस बार भी मतलब मैंने कोशिश किया और मुझे लगता है मेरा रिज़ल्ट अच्छा रहा, क्योंकि जॉब के साथ जितना मैंने कोशिश किया वो अच्छा था। और जॉब के साथ चूँकि टफ़ होता है, क्योंकि आपको मतलब 11 to 5 तो एक जॉब आपकी जो रहती है वो तो है ही। उसके अलावा चूँकि मेरी तो जॉब फील्ड जॉब है, तो उसमें सैटरडे संडेज़ भी आपको जाना पड़ सकता है कभी कभी फील्ड का दौरा करने के लिए। और चूँकि मैं यहाँ पे अभी संभागीय ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, तो मुझे इंदौर संभाग के जो 8 ज़िले हैं उसमें भी कभी कभी जाना पड़ता है। वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं जनप्रतिनिधियों के लिए। तो चूँकि मेरा जॉब एकदम फील्ड जॉब ऐसा है कि जनप्रतिनिधियों से कनेक्टेड वाला जॉब है, तो इसमें बहुत एक्टिवली मुझे रहना पड़ता है। तो जो भी रात के मुझे 5-6 घंटे मिलते हैं, मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ, सब चीज़ें कर पाऊँ, वो बेटरली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें करूँ। जैसे सर आपने जॉब का बताया, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ हमने सिचुएशन आती होगी, आपको हैंडल करना पड़ता होगा। दो सिचुएशन रहती है कि यार अगर इसका सपोर्ट किया तो हो सकता है पॉजिटिव रहेगा, अगर इसका किया तो हो सकता है नेगेटिव रहेगा, तो आप कैसे डील करते हो उस टाइम? देखिए, यही तो हम पढ़ते हैं एथिक्स एंड वैल्यूज़ में कि बीइंग न्यूट्रल एज अ सिविल सर्वेंट हम कैसे काम कर रहे हैं जॉब में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि यार ये चीज़ बहुत गलत है, बट आपके ऊपर प्रेशर्स आते हैं कि उसको भी करना है, नहीं करना है। तो लेकिन वहाँ पे हमारे यही चेक होता है, जो पीएससी बोलते हैं ना, एक 3 स्टेज प्रोसेस है। तो पीएससी निकालना फिर भी ईजी एज़ कम्पेयर टू जॉब करना, क्योंकि बीइंग इन रियलिटी आज जो जॉब हम कर रहे हैं वो इतनी ईजी नहीं रही है जो हम सोचते हैं। क्योंकि हम सोच के तो आते हैं कि यार एक बार बस पेपर निकाल लिए, लाइफ सेट है। बट एज अ सिविल सर्वेंट जो मेरा एक्सपीरियंस इन 4.5 साल की जॉब में रहा, असली परीक्षा जो हम बोलते हैं ना, वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद स्टार्ट होती है। तो जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं ना, मैं उनको यही कहूँगा कि आप बहुत जो ख्वाब लेके आते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि एज अ रियलिटी वो हो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने ऐसा नहीं कि एक बार एग्ज़ाम निकाल लिए तो अब लाइफ में कोई मेहनत नहीं बची। गवर्नमेंट इतनी एक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं, इतनी सारी योजनाएँ हैं, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो वो ग्राउंड लेवल, चूँकि मेरा तो रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास का मैं काम कर रहा हूँ, बट आज की डेट में वहाँ के लोग भी इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, हर चीज़ को जानते हैं। तो आपको बहुत प्रोएक्टिवली उतना ही काम मेहनत करना पड़ता है जितना आप जैसे प्रिपरेशन फेज़ में कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। जैसे सर कभी कभी आपका फील्ड पे जाना भी होता होगा, गांव वगैरह में लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलता होगा, वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब इश्यूज क्रिएट होते होंगे काफ़ी सारी, तो वहाँ पे कैसे मतलब लोगों से आपका क्या एक्सपीरियंस है वहाँ का? देखिए, गाँव के लोग ना अब बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल हो गए हैं। हम जो पहले, आज से अगर हम 10 सालों पहले की बात करें, आज की बात करें, आज की टेक्नोलॉजी इतनी जानते हैं या इतनी योजना जानते हैं, शायद हम ही नहीं जानते हैं। तो दे आर वेरी एक्टिव। जब से बाकी योजनाएं अब इम्प्लीमेंट हो रही, चाहे सीएम हेल्पलाइन, तो अगर उनका कोई भी ग्रीवेंसेस होता है या कंसर्न होता है, तो इंसान सीधे डायल करता है सीएम हेल्पलाइन, और वहाँ पे फिर हमको जाके ही सॉल्व करना है। तो फील्ड में चीज़ें अब टफ़ हैं, उनको परफॉर्म करना, उनको देखना। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात इसलिए, क्योंकि क्या होता है, एज अ सिविल सर्वेंट हम एकदम, हमें नहीं पता होता कि कहाँ क्या दिक्कतें, एक साथ सबको वॉच करना। तो वहाँ से कंप्लेंट जब ग्राउंड लेवल से आती है तो हम बेटर एफिशिएंसी से वहाँ पे काम कर पाते हैं। आप बता रहे मुझे कि आप अभी भी लगे हुए हैं शायद तैयारी में, आपने हम जब मिले थे सर ने तो बताया था कि अभी भी सर लगे हुए हैं तैयारी में, मतलब ऐसा नहीं कि जॉब के साथ में तैयारी भी चल रही है। तो अभी कैसे मैनेज करते हैं आप जॉब के साथ में, क्योंकि ऑलरेडी आपको सर टाइम देना पड़ता है जॉब में, उसके साथ में देन प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि आपको डेली पर डे रात को प्लानिंग करना होता है कि हाँ मॉर्निंग में हमें यहाँ पर जाना है, ऐसे करना है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, टफ़ तो काफ़ी होता है मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी हम शेड्यूल, जैसे अगर मैंने आज सोचा मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, और या कल का मेरा प्लान है कि मैं आज 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा, लेकिन सडन अब जॉब भी है, जॉब के भी बहुत सारे वर्क्स हो जाते हैं, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपके प्लान्स वहाँ पे फेल होते हैं। और यही हमें नौकरी में भी सीखना है, क्योंकि कभी कभी हम जो चीज़ प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं अकॉर्डिंगली वैसे ही चीज़ें हों। तो इसलिए जो प्लान्स है उसका ऑप्शन बी भी रखना पड़ता है मुझे, हमेशा मुझे प्लान बी रखना पड़ता है। अगर मैं सोचा कल मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, अगर वो फेल हो गया, तो फिर मुझे मैनेज करना है कि कल टारगेट मैं कैसे करूँगा। तो उसका एक ही चारा होता है, जब मैं घर आऊँ तो मुझे अगर मैं सो रहा हूँ 1 बजे, तो मुझे वो एक्सटेंड करना है कैसे भी। फिर हो सकता है मेरी थोड़ी नींद कम हो जाए, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन टारगेट के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर मुझे आज करना है इतना टॉपिक तो मैं करूँगा पूरा, ये है। अभी मैं जानना चाहूँगा सर, जो 2023 का अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 17 दिसंबर को प्री है, देन उसके बाद वापस से 2024 का कैलेंडर भी जारी हो चुका है, मार्च या अप्रैल में, मुझे डेट तो कंफर्म नहीं है लेकिन है। और अभी जो मेंस था वो भी कैंसिल पोस्टपोन हो चुका है, तो अभी दिसंबर में उसका भी है। तो क्या रणनीति होना चाहिए, मुझे आप
प्री का बता दीजिए, देन मेंस का बता दीजिए, फिर इंटरव्यू पे बात करेंगे। तो अभी प्री का बता दीजिए मुझे। देखिए फॉर श्योर इस पे दो प्रकार की बातें होंगी। एक जो ऑलरेडी इस बार 2022 का भी मेंस लिख रहे हैं तो प्री तो उनको भी देना है, और जो एकदम न्यू कमर्स हैं जो 2022 का फ्रेशली अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स पहले कभी दिए और निकला नहीं है तो देखिए अभी टाइम बहुत सफिशिएंट है। मुझे लगता है 1.5 महीने लगभग बचे हैं अभी इस एग्ज़ाम को लेके। आपको बहुत ही स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखिए मेंस में तो आपका एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, तो आपको पता है कि यार 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। बट अगर हम लोग वहीं प्रीलिम्स की बात करते तो उनने आपको 10 यूनिट दिए हैं, लेकिन उन 10 यूनिट में भी वो क्या पूछेंगे हम उसमें बता नहीं सकते हैं। तो उसका एक स्ट्रैटेजी प्रॉपरली बनाना है। जैसे जो मैं पर्टिकुलरली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ, आप हमेशा सिलेबस को सामने रखिए। सबसे पहले आप देखिए एमपी अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एमपी आपको पढ़ने, क्योंकि हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि लगभग 35 to 40 क्वेश्चन जो है वो हमारे एमपी से आते हैं, इंक्लूडिंग एमपी का करंट। हम लोग अगर 2020 का ही पेपर देखें तो कंटिन्यू 4 से 5 एमपी के करंट क्वेश्चन आए थे, जिसमें डांस फॉर्म, आर्ट, कल्चर ये सब पूछे थे। तो एमपी का अगर हम लोग डिवाइड कर ले तो 40 क्वेश्चन तो हमारे एमपी के हैं। तो हमें ये करना चाहिए, सेगमेंट ऐसे बांटना कि दिन के हमें आधा दिन तो हमें एमपी ही पढ़ना है। अगर वो मेंस भी वो बच्चों को कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 में कहीं ना कहीं एमपी ही बहुत इफेक्टिवली एक यूनिट रख रहा है, तो हम उसके फैक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि वो 3 मार्कर हमारे एज अ मेंस में भी काम आएंगे। तो वहीं आप जो भी बुक पढ़ते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली एमपी के लिए परीक्षा धाम प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो परीक्षा धाम में मुझे ऐसा लगता है कि यार वहाँ पर आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं और 3 मार्कर भी वो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वही आपके मेंस में भी आएंगे, तो उसको करना है। उसके बाद दिन में एक छोटी यूनिट हमें चलाना है कि हम जैसे एमपी दिन में पढ़ रहे हैं तो शाम में या तो हम यूनिट 7 साइंस की कर लें या यूनिट 9 हम लोग कर लें आईसीटी की। तो वो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे 2 सब्जेक्ट एक साथ क्लियर चल रहे हैं। और रात में सोने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 12 या 15 आयोग हमारे हैं तो डेली एक आयोग करना। एक आयोग मतलब कैसे कि आज मैंने पढ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो मैं साथ ही साथ एमपी का भी इलेक्शन कमीशन पढ़ लूँगा, तो वो एज अ कंप्लीट हम एक मान रहे हैं। आज मैंने जैसे वुमेंस, नेशनल वुमेंस पढ़ लिया, तो मैं फिर एमपी का भी वुमेंस साथ में करते चलूँगा। तो डेली अब हमारे यहाँ पे एक कमीशन पूरा प्रॉपर्ली कंप्लीट हो रहा है। अगर हम स्ट्रैटेजीज करेंगे तो मुझे लगता है 5-6 दिन में हमारी कोई भी एक छोटी यूनिट, चाहे हम आईसीटी ले लें या हम लोग एनवायरनमेंट वाली बात कर लें या हम लोग साइंस की बात कर लें, और एमपी तो हमें डेली ही पढ़ना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सेगमेंट लग रहा है अभी पिछले 3 सालों से। क्योंकि मैंने भी जो प्रीलिम्स दी है, क्योंकि कट ऑफ चूँकि अब कंटिन्यूस हाई हो रहा है, उसमें अगर आपके पास अब एक एरर मिस्टेक की स्कोप नहीं बचा कि आप 1-2 क्वेश्चन जो सबके सही हो रहे हैं हम वो गलत कर दें, तो वो बिल्कुल एमपी का क्वेश्चन मुझे लगता है अगर आपका गलत हो रहा है तो आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी इंसान का 99% बच्चा एमपी का तो सही कर रहा है। तो मॉर्निंग उठ के आप सबसे पहले करंट पढ़ें, क्योंकि करंट भी है, काफ़ी वेटेज है करंट का। तो मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ कि सुबह उठ के मैं 2 घंटे करंट में देता हूँ या 1 घंटे, आपको जो रहता है। तो आप करंट के लिए, जैसे मैं पर्टिकुलरली स्पीडी या घटना चक्र पढ़ना पसंद करता हूँ। आप कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए, उसमें काफ़ी फैक्चुअल है, क्योंकि हमारे एमपीपीएससी में मोर ओवर फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। तो फैक्चुअल के लिए आप घटना चक्र पढ़ लें या स्पीडी पढ़ लें, तो उसमें आपको काफ़ी इफेक्टिव होगा। दिन भर आप पढ़ें एमपी, उसमें आप एमपी के 3 मार्कर भी इवन आप वो करते चलें, और उसके बाद फिर आप शाम में कोई एक छोटी यूनिट उठाने के बाद रात में फिर आप करेंगे मुझे लगता है कमीशंस। जब ये मुझे लगता है ये पूरी यूनिट्स हो जाएं, फिर हमें उठाना है कोर सब्जेक्ट, क्योंकि यार 70 मार्क्स आप मान के चलो ये छोटी छोटी यूनिट्स और एमपी का आ रहा है। फिर बच रहे हमारे कोर मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो वो ऐसा है कि यार देखो उसमें 8-7 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के, 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के भी लगभग 8-7 आ रहे हैं, लेकिन वो हमने कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं। तो देखिए वो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो सबको बन जाते हैं या वो किसी से नहीं बनते। दिस इज़ द वेरी रियलिटी फैक्टर। लेकिन हम ये 3 सब्जेक्ट्स ही पूरे प्रीलिम्स तक पढ़ते हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट जैसे 65 to 70 क्वेश्चन आना है हम उनको छोड़ देते हैं, और फिर हमारा प्री वही 2, 4, 5 नंबर से रुकता है। तो मुझे लगता ही है। जैसे सर आपने एमपी का बोला, एमपी में आपने बताया परीक्षा धाम का, मैंने भी काफ़ी सुना है और मैंने भी पढ़ा है उसको, काफ़ी अच्छी बुक है। आपको क्या अच्छा लगा उसमें? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को एमपी को लेकर बहुत सारी डाइवर्सिटी है कि यार ये बुक पढ़े, ये पढ़े, तो उसको उसमें क्या लगता है आपको? कि बिल्कुल परीक्षा धाम अगर मैं बात करूँ तो 2020 और 21 में मैंने दोनों में पढ़ा था। उसके फैक्ट्स बहुत क्लियर हैं यार। मैंने और भी बुक्स पढ़ा हूँ मार्केट में, किसी का नाम नहीं लूँगा, बट क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो मुझे मेंस में भी कहीं ना कहीं सहायता किया उसने। उसके 3 मार्कर्स आप उससे सीधे उठ के आ रहे हैं। उसके जो फैक्ट्स, क्योंकि यार एमपी के फैक्ट्स ना ईजिली नेट में मिलते नहीं हैं। आप सोचे कि मैं गूगल कर लूँगा या मैं चीज़ें वो कर लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो उससे आप पढ़ें कहीं ना कहीं। और इसके अलावा मुझे लगता है
वहीं आप मार्क कर लें चीज़ों को कि यार ये हो सकता है मेरे मेंस में आगे 3 मार्कर आएगा, या कोई क्वेश्चन मुझे 5 मार्कर में, तो वो बहुत थ्योरेटिकली भी है, कुछ आंसर 5 मार्कर आपके वहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं, प्लस 3 मार्कर मुझे लगता है कि यार अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है वो उसमें तो है उस बुक में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा, या कोई बहुत ही वेग क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है फिर वो किसी से नहीं बनेगा, वो फिर एक तुक्का वाली बात होगी सीधी। अभी मुझे सर प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए, आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी या करना चाहिए स्टूडेंट को, इंग्लिश मीडियम वालों को और हिंदी मीडियम के दोनों के लिए? देखिए सबका प्रेफरेंसेस अलग होता है, बट मैं अगर पर्टिकुलरली मेरी बात करूँ, मैं चूँकि इंग्लिश मीडियम से था, बट जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। क्योंकि क्या है, एमपी में बहुत ज़्यादा अगर आपको ठीक फैक्ट चाहिए या सही फैक्ट चाहिए ना, तो आपको हिंदी सोर्सेज में ज़्यादा मिलते हैं। जैसे मैंने आपको एमपी के लिए बात की है, तो एमपी में मैं परीक्षा धाम पढ़ता हूँ, तो परीक्षा धाम हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में तो है नहीं, तो आपको उसको ही पढ़ना है क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत क्लियर हैं। अब मैं बात करता हूँ अगर कंप्यूटर यूनिट की, तो उस पर मैंने 2 बुक में रिलाई किया था, एक मैंने परीक्षा धाम में किया था, एक मैंने निर्माण आईएएस के लिए किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो आपको ल्यूसेंट इंग्लिश वाली, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसके फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप उसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के लिए, और हिंदी वालों को भी ल्यूसेंट जो हम जीके होता है ना, उसको बहुत प्रॉपरली पढ़ना है। हिस्ट्री की मैं कोर बात करूँ तो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हिंदी ल्यूसेंट जीके से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उससे हर साल क्वेश्चन सीधे आ रहा है। और एंशिएंट और मेडिवल तो आप मतलब इंग्लिश से पढ़ भी सकते हैं और हिंदी ल्यूसेंट से, मतलब ल्यूसेंट से करना है हिस्ट्री। पॉलिटी के लिए मैं बात करूँ तो यार लक्ष्मीकांत मैंने प्रेफर किया, क्योंकि यार पॉलिटी क्योंकि आपको मेंस में भी बहुत है, तो आप कि एकदम एक बेस फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए कि आपको पॉलिटी में एग्जैक्टली क्या, क्योंकि पूरी एक यूनिट वहाँ पे पॉलिटी कोर पॉलिटी है, और अब तो उन्हें स्पेसिफाइड कर दिया कि यार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और हम लास्ट ईयर का भी प्रीलिम्स देखे तो सीधे वो आर्टिकल्स पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या आर्टिकल हैं या हाई कोर्ट के क्या आर्टिकल हैं। इसके अलावा मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो आपको आप जिस भी सोर्सेज से पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट जीके की इंडियन ज्योग्राफी हिंदी में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आप जो अगर इंडियन ज्योग्राफी ल्यूसेंट की देखते तो उसके जो स्टार्टिंग के 4-5 पन्ने हैं उनसे कंटिन्यूस एक क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर आप मार्क करें, आप पुराने पेपर्स देखेंगे मेरी बात सुनने के बाद, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि बिल्कुल एक क्वेश्चन वहाँ से आ ही रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ करंट की, तो करंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आप स्पीडी भी पढ़ सकते हैं और घटना चक्र, मैं दोनों यही प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा कमीशंस के लिए तो आप कोई भी सोर्सेज उठा सकते हैं, मतलब कमीशंस तो आपको जो बेटर लगे, क्योंकि कमीशंस जैसे मैंने पर्टिकुलरली तो बहुत सारे कमीशन लक्ष्मीकांत से पढ़ा था, उसके अलावा भी बहुत सारे नोट्स हैं, कोचिंग्स के मटेरियल अवेलेबल हैं, तो ये मोटा मोटा मुझे लगता है ये पूरा ही कवर कर रहा है हमारा प्री का सिलेबस। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ओके, जैसे कई सारों का ये होता है प्री में, हमेशा होता ही है, कहीं ना कहीं कोई 1 नंबर से रुक रहा है, कहीं 2-4 नंबर से रुक रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं वो लोग? देखिए अब बोलते ना एक एरर वाली, ह्यूमन एरर का स्कोप नहीं रहा है। पहले क्या होता था, कट ऑफ चूँकि कम जाते तो हमसे गलतियां भी हो जाती थी, तो हमारा प्री तो निकल ही जाता था। बट अब ऐसा हो रहा है कि अगर आपका जो एक नॉर्मल इजी क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि भैया एमपी के ये सीएम है वो कौन से नंबर के हैं, या एमपी का कैपिटल, दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब ये बेसिक क्वेश्चन 99.9% बच्चे सही करेंगे। अब ये अगर आपने गलत कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि आप प्रीलिम से बाहर हो रहे हैं। जैसे नॉर्मल अगर वो हर साल पूछ रहा है कि यार मध्य प्रदेश में ये मेला कहाँ लगता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे जो मैक्सिमम बच्चा सही करेगा। अगर हम ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो हम ये बाहर कर रहे हैं। अच्छा, कोई वेग क्वेश्चन आ जाए, कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो उनके लिए हमें फिक्र नहीं करना है, क्योंकि वो गलत हो भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों गलत है। अगर ये किसी का है तो वो बाय चांस ही लगता है, क्योंकि ये किसी को पढ़ने में कोई नहीं पढ़ता है, वो लग जाता है वाली बात है। लेकिन जो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती, तो हमें पता होना चाहिए। ये कौन से वाइसरॉय ने क्या किया था, ये हमें पता होना चाहिए। सर मेंस में बात करना चाहूँगा, आपने काफ़ी सारे मेंस लिखे हैं और अभी लिख भी रहे हैं और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है मेंस के बारे में, तो अभी मुझे बता दीजिए कि कई सारे जो मेन अगर बात करा जाए तो प्री और मेंस इंटरव्यू, मेंस जो है उसका फैक्टर ज़्यादा रहता है, तो कैसे एक अच्छा स्कोर करें ताकि आप कम समय में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए जैसे 2018 मेरा पहला अटैम्प्ट था, उसके बाद वो मेरा पहला मेंस था। 2020 मेरा सेकंड मेंस था, तो उसमें मेरा ये सिलेक्शन हुआ। एंड 2021 भी मैंने अभी मेंस लिखा हूँ, तो मतलब प्री तो मेरे रुके नहीं कभी ऐसे। तो अभी 3 मेंस लिख चुका हूँ मैंने मोर ओवर। तो देखिए मेंस का तो मेरा सीधा एक फंडा या जो भी बोले लॉजिक है मेरा कि आपको स्टिक टू सिलेबस लेना है, क्योंकि अब जो नया सिलेबस है 18 तक की बात बहुत अलग थी। जो नया सिलेबस वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप बोलते हैं ना कि आपको सिर्फ सरफेस ही पढ़ना
पढ़ना है। मतलब एक बहुत अच्छा ध्येय वाक्य पीएससी मुझे याद आ रहा है कि कभी भी ना एकदम जब समुंदर में उतरो तो आप डुबकी लगाने के लिए उतरो, बहुत गहराई में मत जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। आपको सरफेस बोलते हैं ना, स्विम करना है, उसमें ही आपकी नैया पार होगी। तो चूंकि अब 2020 में बहुत टाइम मिला था, छुट्टी मुझे मिल नहीं पाई थी, बट जो मेरी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा मेंस क्लियर हुआ है, इंटरव्यू में मुझे ठीक रहा। तो आपको यूनिट वाइज आप तैयार कर ले। जैसे मुझे पता है मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है, हिंदी मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं, हिंदी मेरा अच्छा नहीं है उतना लिखने में, तो हिंदी में बहुत डेली पढ़ता हूँ। मतलब क्योंकि वो मेरा कमज़ोर है तो मुझे पता है मुझे रात में सोने से पहले हिंदी को ज़रूर पढ़ना है। फिर आप कोर सब्जेक्ट उठाएं, जैसे पेपर 1 एक मेंटली चैलेंजिंग पेपर होता है, क्योंकि पेपर 1 में सब कुछ है। मतलब आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, एमपी भी पढ़ना है। तो इट्स अ डायनेमिक सब्जेक्ट जिसमें फैक्ट्स बहुत है, क्योंकि हिस्ट्री की डेट्स याद रखना है, ट्रीटीज़ याद रखना है। अब वो तो सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ये नदी के बारे में 5 नंबर में बताओ, इस बार रावी नदी आई या कोई भी नदी आया, मतलब या कोई भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि भैया उन्होंने बोला ग्रेट बात इस बार 5 मार्कर आया था, तो आप वो बताओ। तो अब आपको इसके लिए प्रीलिम्स स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब ये नहीं रहेगा कि मैंने थ्योरी पढ़ लिया हो तो मेरा हो जाएगा, आपको उसके फैक्चुअल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप आंसर तो एलोबरेट कर लोगे, आपने इतना तो पढ़ ही चुके हो या पढ़ रहे होगे कि आप एक स्टोरी लिख दो, बट उसका बेसिक कंटेंट, जैसे उनने पूछा भैया कि कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट से आया तो आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पता होना चाहिए। हिस्ट्री में उनने कोई ट्रीटी पूछा तो उसका ईयर पता होना चाहिए। किसी साम्राज्य के बारे में पूछा तो भैया वो कब बना, या उसका मेन पहले फाउंडर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई या उसके पहले कौन डायनेस्टी आई। ये सब चीज़ें एक आपकी आंसर राइटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट लाती है। आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है, कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, जितने फैक्ट्स लिखे, जैसे कोई क्वेश्चन आया भैया कि ग्राउंड वाटर के बारे में लिखे, पेपर 3 में आपका ग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट, तो अभी कंटिन्यूस ग्राउंड वाटर से रिलेटेड हर चीज़ हर दिन न्यूज़ में आ रहा है, तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि भैया ग्राउंड वाटर में भैया हम पढ़ रहे हैं कि 2030 तक जितनी मेट्रोज़ हैं उसमें पानी खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर कितना परसेंटेज है, वो क्यों, उसके कौन कौन से कन्वेंशन हो रहे हैं। तो ये बेसिक हमें याद रखना है। फैक्ट्स को अब बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मेंस में मुझे जो लगता है या मेरी कमियाँ रहीं वो मुझे लगता है कि हिंदी थी, तो जो बच्चे एकदम इंग्लिश बैकग्राउंड के उन्हें हिंदी में बहुत ध्यान देना चाहिए। प्लस हिंदी मीडियम को ये कहूँगा क्योंकि वो अपने आंसर राइटिंग में फैक्ट्स को कम लिखते हैं, तो फैक्ट्स को इम्प्रूव करें। जैसे सर ये जो आपने बताया मुझे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, दोनों में आपको लगता है कंपैरिजन क्या इंग्लिश मीडियम जैसे यूपीएससी में होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम की कंपेयर में काफ़ी अच्छा रेशो इनका रहता है रिजल्ट का इंग्लिश मीडियम वालों का, तो क्या आपको एमपीपीएससी में भी ऐसा लगता है? यार पहले मुझे लगता है शायद हो सकता था, लेकिन 2020 में देखे तो यहाँ तो उल्टा था। हिंदी मीडियम के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम के। तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते क्योंकि पेपर हर बार अलग आता है, तो रेशियो अलग होता है सिलेक्शन का। अब 2021 का जब रिज़ल्ट आएगा तो शायद हम देख सकते हैं, हाँ कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम को एक एज इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत नॉर्मल बेसिक इंग्लिश लिखते हैं और वो अंडरस्टैंडेबल। बट हिंदी में कोर हिंदी आपको उसका वो सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ऑल, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं टफ होता होगा शायद। बाय द वे आई डोंट नो, बट इंग्लिश हाँ थोड़ा इजी, लिखने में इजी होता है क्योंकि कम वर्ड्स लगते हैं किसी भी सेंटेंस कंप्लीट करने को, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट डाल पाते हैं। हिंदी मीडियम को पूरा एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो ये एस्पिरेंट लोगों को ये डाउट रहता है कि यार राइटिंग का फ़र्क पड़ता है क्या, आपको क्या लगता है इस बार? यार मेरी राइटिंग तो मुझे ऐसा लगता है मेरे मेंटर सबसे ख़राब राइटिंग, मतलब मुझे लगता है अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है ना, बीइंग वेरी फ्रैंक, तो किसी का भी सिलेक्शन, अगर आप मेरी कॉपीज़ देखोगे ना तो आपको बहुत अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं है मेरी, लेकिन हाँ मेरा प्रेजेंटेशन को मैं वैसा बनाता हूँ। जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है मैं उनको यही कहूँगा कि आप उसको प्रेजेंटेड फॉर्म में रखें, मतलब बेसिकली आप उनमें बॉक्सेस बनाएं, अंडरलाइन प्रॉपरली करें, फैक्ट्स ज़्यादा लिखें, क्योंकि राइटिंग अब आप सुधार नहीं सकते। आपकी एक एज होगी, अगर आप 22 साल के भी, तो अब वो सुधारना बहुत मुश्किल है। बट आप उनको कैसे प्रेजेंट कर रहे, थोड़ा नीट एंड क्लीन रखें, कटापिटी नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग, राइटिंग बहुत मैटर नहीं करती मुझे लगता है पर्सनली। अभी आपने मेंस का भी बता दिया, प्री का भी अच्छे से ब्रीफ कर दिया, मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। आप थोड़ा सा इंटरव्यू का बता दीजिए मुझे, क्योंकि आपने बताया 2018 में भी आप सिलेक्टेड हैं, 2020 में भी आप सिलेक्टेड हैं, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू का? देखिए इंटरव्यू का तो दोनों टाइम मुझे लगता है मेरा काफ़ी ठीक ही एक्सपीरियंस रहा। और इंटरव्यू में तो यार देखो, इट्स मेनली आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, क्योंकि इंटरव्यू में आपने प्री निकाल चुके हैं, मेंस निकाल चुके हैं, तो अब वो यहाँ पे आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे। वो ये नहीं पूछेंगे कि भैया हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताओ। आपका एक बेसिक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो बेसिकली आपका एक डेफ है जिसमें आप अपनी पूरी जीवन में आपने
हमने जो जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, तो वो बेसिकली होता है स्टार्टिंग। जैसे आपका मेरा नाम संस्कार है, तो मेरे दोनों इंटरव्यूज़ में पहला क्वेश्चन ये था कि संस्कार का मतलब क्या होता है, कितने संस्कार होते हैं। तो इंटरव्यू कभी भी वो आपका जो आप डेफ देते हैं उसी के इर्द गिर्द ही होता है, थोड़ा करंट रहता है। मेनली आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। आपको हर क्वेश्चन बन नहीं सकता, ये कोई एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। आपको बहुत बार सॉरी बोलना पड़ता है। मैंने भी खुद, जैसे अगर इस बार में से फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन पूछे तो 4 में मैंने सॉरी बोला, क्योंकि आपको हर चीज़ थोड़ी ना पता हो सकती है। तो बेसिक आपका नाम क्या है, आपके अचीवमेंट, जैसे मेरा बैडमिंटन नेशनल है तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने सिंगिंग, गिटार बजाना हॉबी डाला था, तो मुझसे गाना गवाया गया था। दोनों इंटरव्यूज़ में मुझसे गाना गवाया गया था। इसके अलावा जैसे मेरा स्काउट एंड गाइड में गवर्नर अवार्ड मिल चुका है मुझे। तो ये क्या होता है बेसिकली, स्काउट एंड गाइड का क्या संगठन रहा, क्या रहा। गिटार बजाता हूँ तो एफकॉर्ड क्या होता है। तो बेसिकली आप जो अपनी चीज़ों के बारे में सही लिखना है, जो आप एक्चुअल पर्सन। लोग गलती क्या करते हैं, जो मुझे लगता है इंटरव्यू में मार्क्स कम आते हैं जिन लोगों के, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को फेक करते हैं, हॉबी फेक लिखते हैं। अब मुझे पता है, क्योंकि मैं गिटार बजाता हूँ, मुझे पता है एफकॉर्ड क्या होती है, तो यहाँ मैं ब्लफ नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए और बेसिकली कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप एज अ फील्ड में ये पूरा नॉलेज धरा का धरा रह जाता है। आपकी पढ़ाई, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर, आपकी जो एक पॉजिटिव अप्रोच चीज़ों को लेके, वही है इंटरव्यू। और थोड़ा सा मैं आपका जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा कि आपको जॉब के पद पे मतलब सीईओ के पद पे हैं आप, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ रहते हैं? क्योंकि लोगों को ऐसा रहता है कि उनको जानना रहता है कि यार ये इतने बड़े पद पे हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, गाड़ी मिलती नहीं, बंगला मिलता है कि नहीं, क्या क्या मिलता है आपको, थोड़ा सा शेयर करिए। देखिए, बेसिक पर्क्स आप जो एक बोलते हैं सरकारी इंसान के लिए, जो नौकरी के लिए जो सब लोग कर रहे हैं तैयारी, तो बेसिक पर्क्स आपको सबको रहते हैं। जैसे आपको एक घर मिलता है रहने के लिए, एक ठीक ठाक घर होता है, वो 2 BHK 3 BHK हो सकता है। आपको एक गाड़ी मिलती है ऑब्वियसली। जैसे अगर आपका फील्ड जॉब है, जैसे मेरा फील्ड जॉब है ऑब्वियसली सीईओ जनपद, लेकिन हाँ, हर विभाग में या हर पद में गाड़ी नहीं है। और इवन घरों के लिए भी, क्योंकि जैसे अगर आप सिटी में पोस्टेड हो, जैसे इंदौर में, तो यहाँ पे घर है ही नहीं, मतलब बहुत, क्योंकि इतने सारे अधिकारी हैं तो सबको मिलना संभव नहीं है। दिस इज़ द रियलिटी। आप छोटी जगह में पोस्टेड होते हो, उतना बड़ा घर होता है, जितनी बड़ी जगह होती है उस हिसाब से फिर आपकी पोस्टिंग किस चीज़ में। अगर आपके नॉर्मल दूसरे अगर आप पद में चयनित है तो सब में भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, ज़रूर आपको अपना व्हीकल ही रखना पड़ता। मेरा जॉब तो एकदम फील्ड है, तो मुझे कंपलसरी 24 आवर गाड़ी मिली है। घर है नॉर्मल, चूँकि अब मेरा तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो आपके पास मैन पावर, मेरे पास तो मैन पावर इसलिए क्योंकि मेरे जैसे, मैं इसके पहले बैतूल में पोस्टेड था, तो वहाँ पे 70 पंचायतें थी लगभग मेरे अंदर। तो 70 पंचायतों का 70 सरपंच हो गए, सचिव हो गए, पंचायत सेक्रेटरी, GRS हो गए। तो काफ़ी रिसोर्सेज थे वहाँ पे। 6 सब इंजीनियर थे मेरे अंडर में, एक असिस्टेंट इंजीनियर थे। तो आपके पास लोग बहुत होते हैं, किसी भी आप पद में चयनित हो, आपको काम करवाना आना चाहिए, क्योंकि PSC ने आपको एज अ मॉनिटरिंग पोस्ट में दिया है। आपको खुद नहीं करना है, यू आर अ पर्सन। आपको एक लीडर की तरह काम करना है, नॉट एज अ बॉस। आपको एक लीडर की तरह आपको उन्हें इनिशिएट करना है, लोगों को मोटिवेट रखना है काम के प्रति, और उसके लिए टारगेट पूरे करना है। एक क्वेश्चन और था मेरा कि एस्पिरेंट लोगों को ये रहता ना, अभी काफ़ी डाइवर्सिटी चल रहा है, लंबे समय से लगे हैं लोग PSC को देख लो ना, काफ़ी लंबे समय से लगे हैं, मतलब 2 से 5 साल हो गए हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो क्या इसी के पीछे लगे रहे हैं, या फिर और कुछ देखना चाहिए, प्राइवेट में देखना चाहिए, या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बीइंग इन रियलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप 21-22 साल के हैं तो बिल्कुल आपको समय देना चाहिए। अगर आपका ये बिल्कुल आपको करना ही है, आपका सपना है, ड्रीम जॉब है, तो आपको करना चाहिए। बट अगर आप आ रहे हैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स 2018 में आए थे, लेकिन किसी कारणवश उन लोग का 1-2 नंबर से रह गया था। अब वो 26 की उम्र में आया, अब चूँकि 2023 चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें फिर प्राइवेट जॉब में स्विच किया। और मेरे 1-2 फ्रेंड हैं जिनका फिर 2019 का इंटरव्यू कॉल भी था, और अभी उनने इंटरव्यू दिए। क्योंकि देख लिया, हर कोई फाइनेंशियली साउंड नहीं होता है, और सबकी जिम्मेदारी, और 25 साल के बाद चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको लगता है नहीं यार वो कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट करे। तो आपका अगर इच्छा है, बिल्कुल आपका अगर सपना है, तो आप उस सपने के लिए मेहनत करें, बट साइड में एक प्लान B के साथ करें। क्योंकि एक एज तक एक टाइम देना बहुत अच्छा होता है, बट एक एज के बाद पर्टिकुलरली एक ही चीज़ में लगे रहना भी मुझे लगता है गलत है। तो आपको अगर PSC करना है, किसी कारणवश आपका नहीं कर रहा है, बट आपका ड्रीम जॉब यही है, तो आप साइड बाय साइड कोई प्राइवेट जॉब या अपना बिजनेस, जिसमें आपका एक सेल्फ आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप एक अर्न करें, एक लिमिटेड जितना अमाउंट होना चाहिए आपके सर्वाइवल के लिए, और साथ ही साथ आप PSC के फिर प्रिपरेशन भी करें, तो मुझे लगता है वो ही एक बेटर ऑप्शन होता है लाइफ में। आपने जैसे ड्रीम का बोला, तो अभी आपका ड्रीम क्या है?
वो ड्रीम तो सबके मुझे लगता है मैं भी नहीं बताऊंगा, एक हिडन ड्रीम है कहीं ना कहीं माइंड में, बहुत एक बड़ा गोल है लाइफ का, क्योंकि मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट डीसी या यूपीएससी, सबका एक ड्रीम होता है अलग, बट एक लास्ट आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं वो मुझे भी लगता है अभी बहुत लंबा जाना, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। और मैं भी अभी इसके लिए प्रयास करूँगा, और भी मेरे लाइफ के गोल्स हैं जो मुझे अचीव करना है, तो मैं उनके लिए लगा रहूँगा। सर बस एंडिंग करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा मैं कि आप इंदौर कब से रह रहे, देन कहाँ पर रहते थे इंदौर में आप? जब मैं इंदौर आया था 2017 जून में आया था, देन मैं उस समय भंवरकुआं में ही था, तो भंवरकुआं में खातीवाला में मैंने एक रूम लिया हुआ था, क्योंकि अकेले रहने की आदत थी, तो शुरू से अकेले ही रूम लिया था, और मैं अपना क्लासेस किया था यहाँ से, तो मैं क्लासेस टाइमिंग जाता था, अपना पढ़ता था। अच्छा, भंवरकुआं का बोला तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया आपने, इतने समय आप रहे हैं तो क्या देखा आपने यहाँ पर? देखिए, भंवरकुआं का मतलब ये भंवरों का कुआं। आप यहाँ पे आए हैं तो अगर आपको शाइन करना है तो थोड़े से दिनों के लिए आपको गायब होना पड़ेगा, दिस इज़ द रियलिटी। यहाँ पे चमक इतनी है कि आप उसमें शायद घूम जाएं। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाते तो पूरी ज़िंदगी आपके लिए वो चमकदार, और नहीं होंगे तो हताश होकर जाने से बेहतर है कि आप आए ही ना। और अगर आए हैं तो सोलली ये टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, सब समय वापस आ जाता है, सब चीज़ें मिल जाएंगी, सब टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए दोस्त सब जुड़ जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो लोग आपके पास आएंगे, नहीं तो आपको ही लोगों के पास जाना पड़ेगा। दिस इज़ द एंड। ओके सर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लग रहा है आपको इंटरव्यू देके? अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा था, अर्जुन बढ़िया रहा। और ऐसे ही सबको मोटिवेट करते रहो, लोगों से मिलो, जिसमें लोग अपनी जो एक स्टोरी है वो नए कमर्स जो हैं स्टूडेंट्स को अपनी स्टोरी बताएं, तो उससे लोग मोटिवेट होते हैं, उससे लोग सीखते हैं अपनी गलतियाँ, क्योंकि जो एक इंसान एज अ फेलर, अगर मेरे क्यों गलती है, हमें फैकल्टीज़ क्या होती है, अपनी फेलर्स बताते हैं ना, जिससे हम पास होते हैं, तो सब अपनी गलतियाँ बताते हैं, तो लोग उनसे सीखते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो दे विल डेफिनेटली पास। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलके, क्योंकि आपने जो बताया रियलिटी बताया बिल्कुल। कई सारे ऐसा होता है कि जब सिलेक्शन होने के बाद पढ़ते क्या है बताते कुछ और है, तो आपने जो रियलिटी जो जिससे पढ़ा या फिर जैसा फेस किया आपने, वही मुझे लगता है कि ये आपको जो भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके लिए एक मोटिवेट साबित हो सकता है। बस बोलना चाहूँगा, मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी आपने आपका जो प्रीशियस टाइम दिया मेरे लिए भी और जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप नेक्स्ट इंटरव्यू किनका देखना चाहते हैं, किस टॉपर का देखना चाहते हैं, कोई चाहे टीचर हो, टॉपर्स हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बताइए आपकी लाइफ में इस इंटरव्यू से क्या बदलाव हुआ, क्या नया सीखा आपने, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो, एक और बोलना चाहूँगा, अभी रात हो गई है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना यार, अंधेरा आ रहा होगा। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।